वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पिछले टर्म्स पर लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए गिब्स ने किस प्रकार से अधिशोषण समीकरण दी। तो हमारा आज का टॉपिक है गिब्स अधिशोषण समीकरण या गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। गिब्स अधिशोषण समीकरण, ये जो समीकरण है गिब्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण, ये अधिशोषण और पृष्ठ तनाव के बीच में संबंध स्थापित करती है और रासायनिक विभव के उपयोग से हम इस समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रिलेशन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड सरफेस टेंशन। The Gibbs energy for a two-component system can be given by the following equation। किसी द्विघटक तंत्र के लिए गिब्स ऊर्जा का समीकरण होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं। G इज इक्वल टू μ1n1 प्लस μ2n2 प्लस गामा ए। समीकरण नंबर 1। किसी द्विघटक तंत्र के लिए गिब्स ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। जी क्या है? गिब्स ऊर्जा। μ1 और μ2 विलायक और विलय के रासायनिक विभव हैं। μ1 एंड μ2 आर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी μ1 जो है विलायक का रासायनिक विभव और μ2 जो है वो विलय का रासायनिक विभव। And N1 and N2 are number of molecules of solvent and solute। N1 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर है, संख्या है, और N2 सॉल्यूट या विलय के अणुओं की संख्या है। गामा जो है वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ए एरिया या क्षेत्रफल। अब समीकरण 1 को अवकलित करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 का संपूर्ण अवकलन करने पर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में dg बराबर, इसमें हमें क्या करना है? एक एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले एक कांस्टेंट फिर दूसरा कांस्टेंट। जैसे μ1 n1 को करेंगे तो μ1 कांस्टेंट dn1 और फिर n1 dμ1। सारे μ1 टर्म एक साथ ले लेंगे तो इसका संपूर्ण अवकलन आएगा dg इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस गामा कौन से? गामा dA प्लस AD गामा। समीकरण नंबर 2। इसमें हमने प्रत्येक टर्म में का डिफ्रेंशिएशन किया है और दोनों टर्म में से एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे का, फिर पहले वाले को का कांस्टेंट रखा और दूसरे का, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा और पहले का डिफ्रेंशिएशन किया है। तो μ1 n1 का क्या हो जाएगा? μ1 dn1 प्लस n1 dμ1। दूसरे का होगा μ2 dn2 प्लस n2 dμ2। μ1 और μ2 को एक साथ कर दिया, n1 और n2 को एक साथ लिख दिया, प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस गामा ए का गामा dA प्लस AD गामा। अब हम जानते हैं द्विघटक तंत्र के लिए dg किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है -SDT प्लस VDP प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा dA। समीकरण नंबर 3। ये समीकरण दो द्विघटक तंत्र के लिए या
2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए लागू होती है। अब डी ए जो है वो यहाँ पर है क्षेत्रफल में वृद्धि, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और एस जो है वो है एंट्रोपी। एस क्या है यहाँ पर? एंट्रोपी। ये आपकी समीकरण नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर कर दें और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो जो टर्म कैंसिल होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचेगा? ये बचेगा एस डी टी माइनस वी डी पी प्लस N1 डी म्यू 1 प्लस N2 डी म्यू 2 प्लस ए डी गामा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब यदि ताप और दाब स्थिर हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो डी टी बराबर 0 और डी पी बराबर भी 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा N1 डी म्यू 1 प्लस N2 डी म्यू 2 प्लस ए डी गामा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब इस निकाय को हम स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। द सिस्टम इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला वह भाग जो सतही बलों के प्रभाव में है और दूसरा भाग जो विलयन के रूप में शेष रहता है। पहला भाग जो सरफेस फोर्सेस या सतही बलों के प्रभाव में होता है उसको हम कहते हैं सतह प्रावस्था, सरफेस फेस, और दूसरा भाग जो बचा हुआ है वो कहलाता है प्रकाय प्रावस्था या बल्क फेस। बल्क फेस या प्रकाय प्रावस्था जो है वो सतह के प्रभावों से पूरी तरीके से मुक्त होती है। हमने सिस्टम को 2 भागों में बांटा। पहला भाग वो जो सतह के प्रभाव में है, इसको हम कहेंगे सरफेस फेस या सतह प्रावस्था, और बाकी बचा हुआ भाग जिस पर सतह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सतह पर लगने वाले बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं प्रकाय प्रावस्था या बल्क फेस। First part, which is under the effect of surface force, is known as surface phase, and the other part, which remains in the solution, is known as bulk phase, and it is unaffected by surface forces. अब यदि N1 नॉट और N2 नॉट प्रकाय में यानी बल्क में क्रमशः सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोलों की संख्या है। सरफेस पे कितनी थी? N1 और N2, N1 सॉल्वेंट के मोल्स और N2 सॉल्यूट के मोल्स। बल्क में कितनी है? सॉल्वेंट की N1 नॉट, N1 0, और सॉल्यूट की N2 0। तो समीकरण नंबर 5 को बल्क के लिए, प्रकाय के लिए प्रयोग में लाने पर, अप्लाई करने पर, देखिए N1 की जगह क्या हो जाएगा? N1 0 डी म्यू 1 प्लस N2 की जगह N2 0 डी म्यू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि गामा
बल्क में काम नहीं करेगा, तो ए डी गामा की वैल्यू 0। यानी हम क्या लिख सकते हैं, n1 नॉट डी म्यू 1 प्लस n2 नॉट डी म्यू 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई n1 अपॉन n1 0। समीकरण 6 को n1 अपॉन n1 0 से गुणा करने पर और फिर समीकरण 5 में से घटाने पर, पहले समीकरण 6 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसका, गुणा करना है n1 अपॉन n1 0 का, और फिर उसे समीकरण 5 में से घटाने पर देखिए क्या आ जाएगा। आप लोग आराम से इसको करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये आपका आ जाएगा n1 डी म्यू 1 प्लस n2 डी म्यू 2 प्लस ए डी गामा माइनस n1 0 n1 नॉट डी म्यू 1 इंटू n1 अपॉन n1 नॉट माइनस n2 नॉट डी म्यू 2 n1 अपॉन n1 नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सिंपल करना है, सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास n2 डी म्यू 2 माइनस n2 नॉट n1 अपॉन n1 नॉट डी म्यू 2 कॉमन ले लिया हमने, प्लस ए डी गामा इज इक्वल टू 0। या n2, इन दोनों टर्मों में से डी म्यू 2 कॉमन ले लिया, तो n2 माइनस n2 नॉट n1 अपॉन n1 नॉट ब्रैकेट में डी म्यू 2 प्लस ए डी गामा इज इक्वल टू 0। और इसको हमने रीअरेंज किया, ए डी गामा को राइट हैंड साइड में ले गए, फिर ए से डिवाइड कर दिया, माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू 2 इज इक्वल टू n2 माइनस n2 नॉट n1 अपॉन n1 0 होल डिवाइडेड बाई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, समीकरण नंबर 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ए डी गामा को राइट हैंड साइड में ले गए, फिर तो माइनस ए डी गामा हो गया, फिर माइनस डी गामा और डी म्यू 2 को फिर राइट हैंड साइड में ले आए और ए को वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो वी गेट द इक्वेशन माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू 2 इज इक्वल टू n2 माइनस n2 नॉट n1 अपॉन n1 0 डिवाइडेड बाई ए। ये है आपकी समीकरण नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब इस समीकरण 7 में जो राइट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। क्या ये n2 माइनस n2 0 n1 अपॉन n1 0 नॉट डिवाइडेड बाई ए विलय के प्रति इकाई क्षेत्र पर सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट। यानी फिर से समझ लीजिए, विलय के प्रति इकाई क्षेत्र पर सांद्रता को प्रदर्शित करता है और इसे हम सामान्यतः टॉ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये टॉ किसके बराबर हो गया, ये टॉ बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू।
डी म्यू टू या डी म्यू है ना, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉ का मान n1 पर निर्भर नहीं करता। n1 क्या है? सतह पर विलायक के मोलों की संख्या। तो ये किस पर निर्भर करता है? यह केवल प्रावस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है और सतह की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता। फिर से समझ लीजिए, टॉ का मान n1 पर निर्भर नहीं करता, इसमें कहीं भी n1 नहीं है। ये केवल सतह की प्रावस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये सतह की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता। टॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ n1 and depends only on the nature of surface phase. It does not depend on its amount also. इसको हम कहते हैं सरफेस एक्सिस कंसंट्रेशन। टॉ को सतह अधिक्य सांद्रण भी कहा जाता है, यानी ये हमें बताता है कि सतह पर विलय के अणुओं की संख्या बल्क की तुलना में कितनी अधिक है पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये हमें बताता है। तो अब यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, फॉर ए सॉल्यूशन, किसी विलयन के लिए, तो किसी विलयन के लिए क्या होगा? हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि किसी विलयन के लिए μ2 इज इक्वल टू μ20 या μ20 प्लस RT log A2। A2 विलय की सक्रियता और μ20 एक स्थिरांक है। ये समीकरण नंबर 9। μ20 एक स्थिरांक है और A2 जो है वो विलय पदार्थ की सक्रियता है। अब समीकरण 9 का अवकलन करने पर, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 9 क्या देगा? देखिए, डी μ2 इज इक्वल टू μ2 नॉट कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस RT कांस्टेंट है। RT ln A2 का डिफ्रेंशिएशन होगा D log A2। लॉग है एक्सपोनेंशियल के बेसिस पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 8 से देखें, टॉ इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू माइनस डी गामा अपॉन RT D log A2, D log A2, डी μ2 की जगह मैंने रख दिया RT D log A2। अब D log A2 की वैल्यू होती है 1/A2 इंटू DA2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या देगा? टॉ इज इक्वल टू माइनस डी गामा अपॉन RT इंटू A2 अपॉन DA2। इसको हमने रीअरेंज कर लिया A2 अपॉन DA2, या टॉ इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन RT डी गामा इंटू डी गामा अपॉन DA2। इक्वेशन नंबर 11। समीकरण नंबर 11 को हम कहते हैं गिब्स एड्जॉर्प्शन इक्वेशन। समीकरण नंबर 11 कहलाएगी गिब्स अधिशोषण समीकरण। क्या है गिब्स अधिशोषण समीकरण? टॉ इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन RT इंटू डी गामा अपॉन DA2। टॉ सरफेस एक्सिस कंसंट्रेशन
अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि डी गामा अपॉन DA2 ऋणात्मक है, डी गामा अपॉन DA2 ऋणात्मक है, तो अधिशोषण धनात्मक होगा, टॉ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका अर्थ यह है कि विलय का और अधिक संयुग्मन होगा, और विलय जो है वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। यदि सॉल्यूट विलय पृष्ठ तनाव को कम कर देता है तो हमारे पास डी गामा अपॉन DA2, जैसे से A2 बढ़ेगा पृष्ठ तनाव कम होगा, का मान ऋणात्मक आएगा। और इसका मान ऋणात्मक आने का क्या मतलब हुआ, इसका मान ऋणात्मक आने का मतलब हुआ कि टॉ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये धनात्मक एड्जॉर्प्शन को बताता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो विलय पदार्थ जो पृष्ठ तनाव को कम करते हैं उनका सतह पर धनात्मक अवशोषण होता है। वो पदार्थ जो पृष्ठ तनाव को कम करते हैं वो पॉजिटिव रूप से या धनात्मक रूप से सतह पर अवशोषित किए जाते हैं। Those solute which decreases the surface tension will absorb preferentially on the surface. This is known as positive adsorption. पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कब होगा, जब डी गामा अपॉन DA2 का मान नेगेटिव हो, अर्थात when the solute decreases the surface tension. अब यदि इसका उल्टा होता है, डी गामा अपॉन DA2 का मान पॉजिटिव है, यानी सॉल्यूट की मात्रा बढ़ने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तो टॉ या नेगेटिव होगा, यानी एड्जॉर्प्शन नेगेटिव होगा, अर्थात विलय पदार्थ सतह पर अवशोषित नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये विलयन के तनाव को बढ़ा रहा है, विलयन के पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को बढ़ा रहा है। If D gamma upon DA2 is positive, this indicates that as the solute is absorbed, the surface tension increases. And from the equation, Gibbs equation, the value of D gamma upon DA2 is positive. So, the value of tau is negative. This indicates negative adsorption. Negative adsorption means the adsorption does not take place. So, we can say that only those solutes are absorbed at the surface, which lowers the surface tension. हम क्या कह सकते हैं, केवल वही विलय सतह पर अवशोषित होते हैं जो कि सतह के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये हम गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन से या गिब्स अधिशोषण समीकरण से समझ सकते हैं कि सतह पर जिन अणुओं का या जिन विलय अणुओं का अधिशोषण हो रहा है वो सतह के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। तो ये था आपका गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म या गिब्स अधिशोषण समतापी और गिब्स अधिशोषण समीकरण। इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप के आइसोथर्म पढ़े। अब आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का पार्ट मैं लूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।